आज हम एक ऐसे महान राजा के उदय की कहानी में उतरने वाले हैं जिसके साथ साथ कुछ परछाइयां भी उभर कर सामने आती हैं। चलिए इस कहानी की गहराइयों में चलते हैं। ये एक लाइन ही मतलब अपने आप में सब कुछ कह देती है कि राजा पांडु का शासन कितना जबरदस्त था। उनके सिंहासन पर बैठते ही हस्तिनापुर की सरहदें जैसे जिंदा हो गई और चारों दिशाओं में फैलने लगी। देखिए भीष्म से सीखे हुए राजा पांडु ने क्या कमाल की तेजी दिखाई। एक के बाद एक काशी, अंगदेश, बंगदेश, कलिंग, मगध, ये सारे बड़े बड़े राज्य पांडु की सेना के सामने टिक नहीं पाए। हस्तिनापुर का साम्राज्य इतना बड़ा हो गया था जितना पहले कभी नहीं था। जरा उस पल के बारे में सोचिए। पांडु की विजयी सेना घर लौट रही है, जश्न का माहौल है और अचानक रास्ते में एक और सेना आकर खड़ी हो जाती है। हवा में एक तनाव सा घुल जाता है। आखिर ये कौन था जो हस्तिनापुर की जीती हुई सेना को चुनौती देने की हिम्मत कर रहा था? लेकिन देखिए, ये कोई लड़ाई की ललकार नहीं थी, बल्कि ये तो दोस्ती का हाथ था। मद्र देश के राजा ने कहा कि हम लड़ने नहीं बल्कि हस्तिनापुर से जुड़ने आए हैं। पर इस प्रस्ताव के साथ एक ऐसा तोहफा भी था जो पांडु की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाला था। और वो तोहफा थी राजकुमारी माद्री। सोचिए, युद्ध के मैदान में एक गठबंधन की नींव रखी जा रही थी जो राजनीतिक भी था और व्यक्तिगत भी। ये वाकई अब बहुत ही अनोखी सिचुएशन थी। और यहीं पे राजा पांडु का जो असली चरित्र है वो चमक कर सामने आता है। उन्होंने साफ कहा कि ये रिश्ता तभी हो सकता है जब उनकी पहली पत्नी रानी कुंती इसे स्वीकार करें। ये उनके महान मूल्यों और अपनी रानी के लिए उनके सम्मान को दिखाता है। और कुंती ने भी क्या कमाल का बड़प्पन दिखाया। उन्होंने माद्री का स्वागत छोटी बहन कहकर किया और महल के अंदर एक नए सामंजस्य भरे रिश्ते की शुरुआत की। अब तो पूरे हस्तिनापुर में जैसे कोई बहुत बड़ा त्योहार मन रहा था। लोग गलियों में नाच रहे थे, जयकारे लगा रहे थे और अपने राजा पर फूलों की बारिश कर रहे थे। ये पांडु की लोकप्रियता का शिखर था। चारों तरफ बस एक ही गूंज थी, महाराज पांडु की जय। उनकी जीत ने उन्हें प्रजा की नजरों में एक नायक, एक हीरो बना दिया था। लेकिन एक तरफ जहां पूरा शहर जश्न में डूबा था, वहीं दूसरी तरफ महल के अंदर सिंहासन के पास एक अंधेरा गहरा रहा था। किसी के मन में धीरे धीरे ईर्ष्या की आग सुलग रही थी। ये शब्द थे धृतराष्ट्र के, पांडु के बड़े भाई। अपनी पत्नी गांधारी के सामने वो अपना दर्द, अपनी कड़वाहट बयां कर रहे थे। उन्हें हमेशा से यही लगता था कि वो जन्म से अंधे न होते तो ये सिंहासन, ये मुकुट सब उनका होता। इन सब बातों से बिल्कुल अनजान पांडु अपनी जीत के बाद राजपाट से कुछ समय के लिए दूर जाने का फैसला करते हैं और वो राज्य की पूरी जिम्मेदारी किसे सौंपते हैं? अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र को। ये दिखाता है कि उन्हें अपने भाई पर कितना अटूट विश्वास था। पांडु के लिए तो ये विश्वास की एक सीधी सादी बात थी, लेकिन धृतराष्ट्र के लिए ये मुकुट जैसे एक जुनून बन गया। जब वो अकेले होते तो बस उसे ही देखते रहते। उनकी बरसों की दबी हुई इच्छा अब उनके सामने थी। और इस जलती हुई आग में घी डालने का काम किया शकुनी ने। उन्होंने धृतराष्ट्र के मन में ये बात डाल दी कि ये सत्ता, ये मुकुट बस कुछ ही दिनों का है। जैसे ही पांडु लौटेंगे सब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ पांडु राजपाट, जीत, हार इन सब से बहुत दूर निकल चुके थे। वो अपनी दोनों रानियों के साथ वन में एक शांत जीवन जी रहे थे। अब वो एक विजेता नहीं बल्कि एक साधक थे जो जीवन के असली मतलब को खोज रहे थे। और इसी खोज के दौरान जंगल में उनकी मुलाकात होती है ऋषि किंदम से। ये वो मुलाकात थी जो पांडु की जिंदगी, उनके कर्तव्य और उनकी सोच सब कुछ बदलने वाली थी। ऋषि ने पांडु के सामने एक बहुत बड़ा और बुनियादी सवाल रखा। एक ऐसा सवाल जो इस कहानी को एक नई दार्शनिक दिशा दे देता है। और ये सवाल सिर्फ पांडु के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए। तो ऋषि किंदम ने पांडु को 3 ऋणों के बारे में बताया। ये वैदिक परंपरा का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत है जो अब पांडु की आगे की जिंदगी का रास्ता तय करने वाला था। तो आखिर ये 3 ऋण हैं क्या? चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है देव ऋण, जो दान और अच्छे काम करके चुकाया जाता है। दूसरा है ऋषि ऋण, जो ज्ञान हासिल करके और उसे दूसरों में बांटकर पूरा होता है। और तीसरा और सबसे अहम है पितृ ऋण, जो अपनी संतान पैदा करके अपने वंश को आगे बढ़ाकर चुकाया जाता है।
और पितृ ऋण को पूरा करने में स्त्री की क्या भूमिका है, इस पर ऋषि ने एक बहुत खास बात कही। उन्होंने समझाया कि स्त्री पृथ्वी की तरह है जिसमें जीवन को जन्म देने की शक्ति है, और वही एक पुरुष को उसके सबसे जरूरी कर्तव्य को पूरा करने में मदद करती है। बस ये ज्ञान मिलते ही पांडु का पूरा नजरिया ही बदल गया। अब उनकी खोज साम्राज्य यजीत के लिए नहीं थी, उनकी खोज इन 3 पवित्र जिम्मेदारियों को पूरा करने की बन गई थी। तो देखिए, यहाँ हमें 2 भाई और उनके 2 बिल्कुल अलग अलग रास्ते साफ दिखाई देते हैं। एक भाई आध्यात्मिक शांति के लिए सिंहासन छोड़ देता है, तो दूसरा भाई उसी सिंहासन और सत्ता के मुंह में फंसा रह जाता है। पांडु एक ऊंचे कर्तव्य के रास्ते पर निकल पड़ते हैं, जबकि धृतराष्ट्र बस एक परछाई में राज करते रहते हैं। तो अंत में ये एक सवाल हम सबके सामने आके खड़ा होता है। जब कोई नायक अपनी दुनिया की हर जंग जीत लेता है, जब वो सब कुछ हासिल कर लेता है जो किया जा सकता है, तो उसके बाद असली फर्ज क्या बचता है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमें विरासत, उद्देश्य और धर्म के बारे में सोचने पे मजबूर करता है।